Hello everyone, welcome to my class. Students, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत हम आज जानने वाले हैं मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में। तो हमारे मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के उद्देश्य। चलिए इसे स्टार्ट करें। यहाँ पे मूल्यांकन के उद्देश्यों के अंतर्गत आपके सामने 8 बिंदु प्रस्तुत हैं। इन्हें हम एक एक करके जानेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु है, पॉइंट है फर्स्ट, छात्र के अधिगम संबंधी परिणाम को ज्ञात करना। मूल्यांकन का सबसे पहला उद्देश्य छात्र के अधिगम संबंधी परिणाम को जानना, ज्ञात करना ही होता है। मूल्यांकन करके हम क्या करते हैं? बालक के अधिगम को जानते हैं कि वो अधिगम कितना हुआ है। हमने जो बालक को सिखाया है वो बालक ने किस सीमा तक सीखा है। देखिए, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, डॉक्टर ब्लूम ने शिक्षा व्यवस्था को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। तो वहाँ पे मूल्यांकन तीसरा ध्रुव है। वो तीसरा ध्रुव क्या काम करता है? बाकी दो ध्रुवों को जांचने का काम करता है, जिसमें दूसरा ध्रुव क्या है? दूसरा ध्रुव है शिक्षण अधिगम अनुभव। तो शिक्षण अधिगम अनुभव अर्थात शिक्षण को भी मूल्यांकन चेक करता है, उसकी मात्रा को भी चेक करता है और अधिगम की मात्रा को भी चेक करता है। और क्योंकि हमारा जो आज का समय है उसमें जो शिक्षा है वो विद्यार्थी केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, इसलिए हम बच्चे के सीखने को ही सर्वोपरि बात मानेंगे। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन का पहला उद्देश्य रहता है, शिक्षण को चेक करने से भी पहले अधिगम को चेक करने की, उसका मूल्यांकन करने की, उसके परिणाम को जानने की ज़रूरत होती है या ये काम किया जाता है। तो छात्र के अधिगम संबंधी परिणाम को ज्ञात करना मूल्यांकन का सर्वोपरि अर्थात सबसे पहला उद्देश्य रहता है। उसके बाद छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। इसमें मैं आपको जो उदाहरण देना चाहूँगी वो यही है, और काफ़ी बार मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, आपसे पूछता है, दीदी भैया मैंने 11th क्लास में एडमिशन लेना है, तो बताइए मैं किस स्ट्रीम में जाऊँ। तो आप, हालांकि क्या हो, अभी आप कोई गाइडेंस देने वाले नहीं बने हो या आपके पास कोई निर्देशन देने का कुछ स्पेशल डिग्री नहीं है, लेकिन आप अब क्या करते हो, सबसे पहले उससे पूछते हो कि 10th क्लास में आपके पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर आए हैं, कौन सी डिवीज़न आई है, आपका कौन सा स्थान आया है। इसका मतलब क्या, आप उसके पर्टिकुलर विषय में उसकी अचीवमेंट्स को देख रहे हो, उसके अधिगम को देख रहे हो कि उसको कितना कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में पता है या उसका सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट होगा तभी उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो ऑब्वियसली सी बात हो जाती है ये तो, कि जिस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अच्छे आए हैं इसका मतलब उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो आप क्या सलाह देते हो उसको, क्या गाइडेंस देते हो कि आपके अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं तब आप उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करें। कोई बच्चा कहता मैं मेडिकल ले लूँ और साइंस की उसको ABCD भी नहीं आती, तब आप उसको क्या प्रेफर करोगे? कहोगे कि आप जो है मेडिकल ले लो, या किसी को मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिजिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो आपसे पूछता है कि मैं नॉन मेडिकल ले लूँ, तो आप आगे से कहते हो हाँ बिल्कुल तुम्हें नॉन मेडिकल ही लेना चाहिए। क्या ऐसा सलाह दोगे आप उसको? क्या ऐसी गाइडेंस दोगे आप उसको? नहीं दोगे ना। तो इसीलिए अब ये मूल्यांकन ही होता है, ये बच्चे के मार्क्स ही होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, अब इतना कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ कि मैं मूल्यांकन की बात करूँगी तो मूल्यांकन में मापन निहित है। ठीक है, पहले मापन होता है फिर ही मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन में मापन होता ही है। तो बच्चे के जो मार्क्स हैं वही ये डिसाइड करते हैं या वही हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि किसी भी बालक को अपने
जो आगे करियर है, जो फ्यूचर है, उसमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, या ये स्ट्रीम में जाना चाहिए, या ये सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, तो हमें हेल्प मिलती है। तो शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में। तो यहाँ पे शैक्षिक से मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई 10th क्लास के बाद आपके पास आता है या किसी भी टीचर के पास जाता है और पूछता है कि वो आगे क्या करे, किस स्ट्रीम में जाए, तो ये तो हो गया शैक्षिक निर्देशन, उसको मिल रहा है वहाँ पे। और अगर व्यवसायिक यानी आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हो, जैसे ये बीएड है, ये प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपने सबने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब आप किस फील्ड में जाएं। ज़रूरी थोड़ी है कि टीचर ही बनना है, बीएड में ही जाना है, थर्ड ग्रेड टीचर ही लगना है, रीट में ही जाना है, ऐसा नहीं है। आपके लिए और भी रास्ते थे, लेकिन आपने इसमें से इसको चुना। तो ये क्या है, ये व्यावसायिक क्षेत्र है। तो इस तरह से मूल्यांकन का एक जो कह सकते हैं कि अधिगम जब चेक करने की बात आती है, तो उसके बाद अगर कोई मेन काम होता है, मेन उद्देश्य, मेन उसका पर्पस होता है, तो वो यही है कि इसके द्वारा हमें छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में बहुत ही मदद मिल जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में। ठीक है, उसके बाद है छात्रों का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, विभेदीकरण जिसको कहते हैं। अब किस प्रकार का क्लासिफिकेशन हो सकता है, काफ़ी बार मैं क्लास के बारे में आपसे बात करती हूँ कि क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, आपकी क्लास में अलग अलग बुद्धि के बालक हैं, अलग अलग पर्सनालिटी के बालक हैं, सबकी रुचि अलग है, सबकी योग्यता अलग है, सबकी आवश्यकता अलग है, सबकी क्षमता अलग है, और इवन आयु में तो थोड़ा बहुत फर्क रहेगा ही रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का भी फर्क आ जाता है कई बार। आप ही की क्लास में आपने देखा होगा किसी भी सर्कमस्टांसिस के चलते, ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं वही उम्र ज़्यादा हो जाती है लेकिन पीछे वाली क्लास में रह जाते हैं, नहीं, ये कारण नहीं होते, और भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है बालक कोई बीमार ज़्यादा हो गया हो जिसके कारण वो 1 साल स्कूल में ही ना आया हो, तो ये भी कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अब छात्रों के विभेदीकरण की अगर मैं बात करती हूँ, वर्गीकरण की बात करती हूँ, क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ, तो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन जब जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अलग अलग बुद्धि के जो हैं वो बालक हैं, अलग अलग योग्यता के, क्षमता के, आयु के, और अलग अलग आवश्यकता सब बालकों की होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बालक की रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, या फिर उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये मूल्यांकन ही बताता है। ये मूल्यांकन ही हमारी हेल्प करता है छात्रों को वर्गीकृत करने में, विभेदीकरण करने में, उनका क्लासिफिकेशन करने में। मूल्यांकन से पहले जो मापन होता है, फिर मूल्यांकन होता है, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, फिर उसके बाद उसका रैंक क्या आया है। अब आगे की प्रोसेस शुरू होती है, जिससे उसके जो मार्क्स हैं वो हमें ये बता देते हैं कि वो किस लेवल का स्टूडेंट है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ताकि हम उसके अनुसार अपनी शिक्षण व्यवस्था को सेट कर सकें। ठीक है, जैसा वो चाहता है, जैसी उसकी डिमांड है, जैसी उसकी आवश्यकता है, उसको हम वैसा शिक्षण दे सकें जिससे कि अधिगम हो सके। मूल्यांकन के बिना हमें पर्टिकुलर प्रत्येक छात्र के बारे में जो ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इंफॉर्मेशन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हमें ज्ञान देती है, या व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कैसे हमारी क्लास के बच्चे एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये बताती हैं, ये पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये हो, क्या, मूल्यांकन हो बालकों का मूल्यांकन करने पर ही हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और जब हम बालक के मार्क्स देख लेते हैं तो बालकों को या अपने क्लास के छात्रों को हम विभिन्न वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, और फिर उनके वर्ग के अनुसार हम उनके लिए शिक्षण व्यवस्था या हमारा जो शिक्षण कराने का तरीका है
उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है छात्रों का वर्गीकरण करना। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट 4th पॉइंट है छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना। अब यहाँ पे मैंने जो बात बताई है वो यहाँ पे भी लागू होती है। मैंने अभी बताया है ना कि मूल्यांकन के द्वारा ही हमें बालक किस श्रेणी का है, उसकी रुचि क्या है, योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और इसके साथ ही उसकी बुद्धि क्या है और साथ में उसकी आवश्यकता क्या है, ये पता चल जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, उसकी सामाजिक आवश्यकता क्या है, क्योंकि विद्यालय क्या है, एक सामाजिक संस्था है। ये बात हम सभी जानते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, तो बालक की सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी करने का कार्य कौन करेगा, विद्यालय ही करेगा। एक एक लाइन में ना अर्थ छिपा हुआ है। अब एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो उस लाइन पे हमारा ध्यान तो इधर जाता ही नहीं। अब जब हम क्लास अटेंड कर रहे हैं ना तो हमें ये लगता है अच्छा ये सब कुछ तो हमको आता है, लेकिन इन्हीं में से प्रश्न बनेगा और तब आपको नहीं आता, तब आप क्या करते हो, वहाँ पे उलझ जाते हो और जल्दी जल्दी में गलत आंसर कराते हो। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखो, ध्यान से गौर से उसको समझो, ताकि एग्जाम में आपकी यहाँ पे हेल्प हो सके, आपको क्लास अटेंड करने का फ़ायदा मिल सके, वीडियो देखने का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की जानकारी भी हमें मूल्यांकन से प्राप्त हो जाती है। ये इसी में ही मैंने बताया वो सेम चीज़ आएगी। फिर देखिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में व्यापक एवं उचित संशोधन करना। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या दो चीज़ें हैं, करिकुलम एंड सिलेबस, है ना। तो करिकुलम या फिर सिलेबस में हमें जो बदलाव लाना है, जो सुधार करना है, संशोधन करना है, उसमें भी मूल्यांकन हमारी हेल्प करता है। अब जिस तरीके से बालकों को पहले पढ़ाया जा रहा है या जिस करिकुलम को, जिस सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चों का मूल्यांकन करने के बाद उनके जो प्राप्तांक हैं और उनके जो अधिगम संबंधी परिणाम हैं वो हमें ये बता देते हैं कि क्या वो करिकुलम, क्या वो सिलेबस सही है या उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं मूल्यांकन के द्वारा, जो बच्चों के प्राप्तांक हैं, जो रिजल्ट है, जो उनका परिणाम है वो बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसका मतलब करिकुलम और जो सिलेबस चल रहे हैं वो बिल्कुल राइट वे में चल रहे हैं, उनमें कुछ भी संशोधन करने की या फिर बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके ही जस्ट अपोजिट अगर बात करें कि अगर बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बच्चों के परिणामों में कुछ कमी है या बच्चों को जितना सीखना चाहिए बच्चे उतना नहीं सीख पा रहे हैं, बच्चों के व्यवहार में जो अंतर, जो परिवर्तन आना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन, बार बार कहती हूँ, जो सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें करिकुलम या फिर जो हमारा सिलेबस है उसमें संशोधन की ज़रूरत है। और ये पता कैसे चलेगा कि ज़रूरत है, जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो मूल्यांकन का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य है कि ये पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या में व्यापक और उचित संशोधन करने में हमारी बहुत ही हेल्प कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन। यहाँ पे ये शब्द आया है आकलन। सिलेबस में मापन, मूल्यांकन और आकलन, ये तीन शब्द दिखे होंगे। आकलन के बारे में वैसे तो मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको अलग से करवाने वाली हूँ, लेकिन आकलन का मतलब यहाँ मैं बता देती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको मापन और मूल्यांकन के बारे में बताया, तो मैंने क्या बोला कि पहले मापन फिर मूल्यांकन, और आप ये सोच लो कि मूल्यांकन के बाद आप आकलन को लिख सकते हो। ठीक है, आकलन का मतलब क्या होता है, आकलन असेसमेंट, इसका मतलब होता है राय बनाना, निर्धारण करना। ठीक है, राय बनाना या निर्धारण करना, ये है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट को आप जब हमारी ये मेन पॉइंट होगा, उसमें मेन टॉपिक होगा, तब मैं विस्तार से बताऊंगी। आकलन का मतलब जैसे मैंने मापन में बताया कि इंडिविजुअली आपके किसी टेस्ट में किसी बच्चे के जितने मार्क्स आए वो है उसका मापन,
उसके बाद मैंने मूल्यांकन में कहा कि आप अब क्या कर रहे हो, अब आप बच्चे का रैंक डिसाइड कर रहे हो कि वो क्लास में कौन से रैंक पर है। उसके जो 10 में से 6 या 8 नंबर आए हैं, 5 नंबर आए हैं, तो इस आधार पर अब बच्चों का आप आपस में कंपैरिजन करते हो और उनका रैंक डिसाइड करते हो। तो वो क्या है, वो मूल्यांकन है। यही बताया था मैंने आपको। तो अब आप ये देखिए कि इसी तरह से आप बच्चे का मापन मूल्यांकन करने के बाद जब उसके बारे में कोई राय बनाते हो, कोई निर्धारण करते हो कि ये बालक इस श्रेणी का है, ये बालक प्रतिभाशाली है, ये बालक सामान्य बुद्धि का है या कैसा है, आप एक डिसाइड करोगे ना कि वो कौन सी श्रेणी में, कौन से वर्ग में जाएगा। तो ये है आपकी उस बच्चे के बारे में असेसमेंट, ये है आकलन। ठीक है, राय बनाना या निर्धारण करना। आपने डिसाइड कर लिया कि ये बच्चा अगली क्लास में प्रमोट किया जाना चाहिए या फिर इसी क्लास में रहना चाहिए। ये मैंने पूरे साल की असेसमेंट के आधार पे बता दिया। तो वो होती है असेसमेंट की प्रक्रिया अर्थात आकलन। तो पहले मापन होता है, फिर मूल्यांकन होता है और फिर आकलन होता है। चलो थोड़ा सा ये शब्द आया था तो इसके बारे में बता दिया, बाकी इसके बारे में डिटेल से एक क्लास होगी, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। अब देखिए, विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन, यानी कि मतलब क्या हुआ कि शिक्षण विधियां जो हैं वो कितनी प्रभावी हैं, इस बारे में राय बनानी है। मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के हमें जो मार्क्स पता चलते हैं, जो रैंक पता चलता है, वो हमें इस चीज़ का भी जवाब देता है कि बच्चे को जिन टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करते हुए पढ़ाया जा रहा है, क्या वो सफिशिएंट है या उनमें किसी बदलाव की ज़रूरत है। ये भी तो आंसर मिलता है ना हमको कि उनमें कुछ बदलाव चाहिए या फिर जिन टीचिंग मेथड से उसको पढ़ाया जा रहा है वो फिर सफिशिएंट है। अगर उनमें कुछ भी ऐसा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे से अधिगम कर रहे हैं, अधिगम की मात्रा बहुत जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल वाली है, तब क्या होगा, तब फिर वो शिक्षण विधियाँ एकदम प्रभावी हैं इसका मतलब, और उनके बारे में उनमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तब क्या करने की ज़रूरत है, उनमें चेंज लाने की ज़रूरत है, उनमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तब आप क्या करेंगे, तब उनकी प्रभावशीलता का आपको पता चल जाएगा कि ये जो है अभी इनमें संशोधन किया जाना चाहिए या फिर इन विधियों को चेंज किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि ये शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता के बारे में भी राय बनाता है, निर्धारण करता है कि क्या वो शिक्षण विधियाँ जिनसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो प्रभावी हैं या उनमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने 7वां पॉइंट, अनुदेशन की प्रभावशीलता को जानना। स्टूडेंट्स, अनुदेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना। क्या बिना इंस्ट्रक्शंस के शिक्षण कराया जा सकता है, क्या बिना इंस्ट्रक्शंस के टीचिंग हो सकती है, तो जवाब आना चाहिए कि नहीं हो सकती। इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देशित करना, अनुदेशन देना, अर्थात शिक्षक अनुदेशन, अनु का मतलब होता है पीछे, यानी शिक्षक आपका हाथ पकड़ करके आपको एक रास्ते पर, एक मैदान पर, एक पगडंडी पर आपका हाथ पकड़ करके अपने पीछे पीछे लेकर के चलता है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। करिकुलम पढ़ा है ना आपने, मीनिंग कॉन्सेप्ट करिकुलम का पढ़ा होगा, तो कौन से शब्द से बना है, उसका मतलब क्या है, विस्तार से नहीं बताऊंगी। दौड़ का मैदान सुना होगा, ठीक है, दौड़ का मैदान याद आ गया होगा, बीएड में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे अनुदेशन का मतलब क्या है, वही बात, ये जो हमारा जो करिकुलम है उसको हम फॉलो करते हैं, कोई भी टीचर उसको फॉलो करता है, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं उसको शिक्षक अपनी छात्रों को पढ़ाता है, विभिन्न विधियों के माध्यम से, विभिन्न टीचिंग मेथड्स के माध्यम से पढ़ाता है और अपने विद्यार्थियों से एक्सपेक्ट करता है कि जिस तरह से उसको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, अब उसके पढ़ाने के बाद उसके स्टूडेंट भी उसके बारे में पूरी तरह से जानने लगेंगे। अर्थात वो क्या करता है, अनुदेशन, अपने पीछे पीछे बच्चों को लेकर के चलता है उस दिशा में, जिससे कि उनको भी उस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाए। तो अनुदेशन किस प्रकार का, जो टीचर के द्वारा जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो टीचिंग के अंदर जो भी उनको कहा जा रहा है वो कितना प्रभावी है, इसके बारे में भी कैसे पता चलेगा कि क्या राइट वे में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, अनुदेशन मिल रहा है, इसके बारे में भी मूल्यांकन ही तो बताएगा।
तो जिस तरह से मूल्यांकन शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता के बारे में राय बनाता है, उसी तरह से मूल्यांकन अनुदेशन की प्रभावशीलता को भी जांचता है। उसको भी चेक करता है कि क्या वो सही है, अनुदेशंस इंस्ट्रक्शंस जो टीचर के द्वारा दी जा रही हैं क्या वो पर्याप्त हैं या उनमें कुछ सुधार लाने की या उनमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छात्रों की अधिगम कमजोरियों को ज्ञात कर उनका निदान करना। अधिगम कमजोरियां मतलब क्या हुआ, अधिगम में बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, छात्रों को अधिगम में सीखने में, व्यवहार में परिवर्तन लाने में जो भी समस्याएं आ रही हैं या उनकी जो भी वीक पॉइंट्स हैं, कमजोरियां हैं, उनके बारे में कैसे पता चलेगा, जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, जब उसके मार्क्स आ जाएंगे, जब उसका रैंक पता चल जाएगा, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चा यहाँ पे कम मार्क्स लेके आया है तो रीजंस क्या हैं, रीजंस क्या हैं वो जानेंगे। और इसके अलावा अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब फिर हमारा सब कुछ सही ट्रैक पे चल रहा है, फिर बदलाव की ज़रूरत नहीं है, फिर इसी को ही कंटिन्यू करना है। तो बच्चे जो सीख नहीं पाते, जो अधिगम कर नहीं पाते, तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं, इस बात का जवाब भी हमें कौन देगा, मूल्यांकन ही देगा। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य बालक की अधिगम कमजोरियों का पता लगा करके उसको निदान की ओर बढ़ाना भी है, अर्थात उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। अब दूर कब होंगी, जब पता चलेगा कि वीक पॉइंट्स हैं क्या। जब आप बच्चे का टेस्ट लेते हैं, अब मूल्यांकन या मापन के अंतर्गत ही मैंने बताया ना परीक्षाएं ली जाती हैं, तो परीक्षा लेते हो, टेस्ट लेते हो, तो बच्चे के जो मार्क्स होते हैं, बच्चे का जो रैंक होता है, वो हमें ये बता देता है कि बच्चे को ये टॉपिक क्लियर नहीं है, बच्चे को अभी इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी नहीं है, बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता है। तब हम क्या करते हैं, तब हम दोबारा से प्रयास करते हैं अपने स्टूडेंट को सिखाने का, अधिगम कराने का। ऐसा ही होता है ना। तो इससे क्या होता है, उसकी जो अधिगम संबंधी जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, वो दूर करने का हमें मौका मिलता है, उनके निदान करने का हमारे पास कहीं ना कहीं एक वो साधन होता है, उस साधन को हम अपनाते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। लेकिन जब हमें पता ही ना चले कि बच्चों के वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो तब हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे के मापन मूल्यांकन जो होते हैं वो हमें उसकी अधिगम कमजोरियों को ज्ञात करने में हेल्प करते हैं। तो एक उद्देश्य ये भी रहता है। ठीक है, तो ये हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। जो आज की क्लास में मैंने आपको ये 8 पॉइंट बताए हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, छात्र के अधिगम संबंधी परिणाम को ज्ञात करना, छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, छात्रों का वर्गीकरण करना अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स या विभेदीकरण करना, छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में व्यापक व उचित संशोधन करना, विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन, अनुदेशन की प्रभावशीलता को जानना, छात्रों की अधिगम संबंधी जो कमजोरियां हैं उनको ज्ञात करके उनका निदान करना। तो ये हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मापन और मूल्यांकन के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, जिसको एक बार मैं रिवाइज करके आपको बता देती हूँ। मापन और मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट कराया मैंने आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कराई हैं, उसके बाद मैंने आपको मापन और मूल्यांकन इन दोनों की विशेषताएं करा दी हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ हमारा पार्ट था, फोर्थ वीडियो थी, फोर्थ क्लास थी इससे रिलेटेड, उसमें मैंने आपको कराया था मापन के प्रकार और मूल्यांकन का क्षेत्र। और आज ये मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड 5वीं वीडियो है ये। ठीक है, 5th वीडियो है। मैंने इसलिए रिवाइज कर दिया ताकि अगर किसी ने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो 4 वीडियो और हैं इससे संबंधित, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये 5वीं क्लास है, 5वीं वीडियो है, जिसमें आज हमने मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में बात कर ली है। अभी आगे भी इससे संबंधित काफ़ी मैटर है हमारा। हमने अभी मूल्यांकन के प्रकार पढ़ने हैं, मूल्यांकन की क्या ज़रूरत आवश्यकता होती है उस पर बात करनी है, मापन मूल्यांकन में अंतर करना है,
और इतना करने के बाद हम ये आकलन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना कुछ जानना बाकी है, लेकिन आज की क्लास केवल यहीं तक है। आगे की सारी जानकारी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।